नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में क्लास 8 हमारी दुनिया भूगोल अध्याय 1 का भूमि, मृदा एवं जल संसाधन चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो लाइक अवश्य करेंगे। चलिए प्रारंभ करें। इसका पहला प्रश्न है कि भूमि का प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि भूमि का प्रतिशत पूछा जा रहा है कुल क्षेत्रफल का, तो यह 29% है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भूमि पर उपलब्ध है, यानी कि भूमि पर कहा जा रहा है कि क्या क्या उपलब्ध है। तो मुख्य रूप से पहाड़ है, पठार है, मैदान है, दलदल है, मरुस्थल है और भी बहुत सारा भूमि पर उपलब्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा प्रश्न है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले, यानी कि भूमि का जो उपयोग होता है उसको किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो यह प्राकृतिक कारक एक है और दूसरा है मानवीय कारक। यानी प्रकृति के द्वारा भी भूमि को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद मानव के द्वारा भी भूमि प्रभावित किया जाता है। प्राकृतिक कहने का अर्थ हो गया कि मृदा की विशेषता और खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं, इन सभी कारणों से भूमि प्रभावित हो जाता है, वह प्राकृतिक कारक के अंतर्गत है। और मानवीय कारक में तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी ज्ञान में वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भी भूमि प्रभावित होता है। इसका चौथा प्रश्न है कि मानसूनी जलवायु में खेती होती है, तो मानसूनी जलवायु में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो धान की फसल उगाई जाती है, यानी कि धान की खेती की जाती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में खेती होती है, तो शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की और मानसूनी जलवायु में धान की खेती होती है। आगे है छठा नंबर प्रश्न भूमि उपयोग वर्ग को बांटा गया है। यानी भूमि का जो उपयोग है, उपयोग के आधार पर उसे कितने वर्गों में बांटा गया यह पूछा जा रहा है। तो इसे 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और वह 5 क्षेत्र यहाँ पे इस प्रश्न के द्वारा निर्धारित होता है, भूमि उपयोग वर्ग हैं। तो पहला है वन क्षेत्र की भूमि, उसके बाद है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, फिर परती भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि, इस प्रकार से। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि 1 वर्ष या इससे कम कृषि कार्य नहीं हुई है, यानी कि वैसी भूमि जिसमें 1 वर्ष या इससे कम कृषि कार्य नहीं किया गया है, तो वह भूमि किस नाम से जानी जाती है। तो वह चालू परती भूमि के नाम से जानी जाती है। यानी कि चालू परती भूमि वह भूमि होती है जो 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष तक उस पर कृषि नहीं की गई हो, तो उसे चालू परती भूमि कही जाती है। 9वां प्रश्न है इसका कि 1 वर्ष से अधिक, यानी 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम भूमि पर कृषि नहीं हुई हो, तो वह जानी जाती है अन्य परती भूमि, इसे अन्य परती भूमि कहेंगे। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है जिस भूमि पर 5 साल से अधिक, यानी कि 5 साल से अधिक खेती ना की गई हो, तो वह जानी जाती है कृषि योग्य है, लेकिन वह बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न मृदा के पोषक तत्व हैं। तो मृदा के पोषक तत्व हैं ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीव। यानी ह्यूमस इसके पोषक तत्व हैं, वायु हैं, जल है एवं सूक्ष्म जीव ही मृदा को पोषक तत्व प्रदान करता है। आगे है 12 नंबर प्रश्न मृदा का निर्माण होता है, यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो यह ऑप्शन रहेगा इस प्रकार से दिया हुआ चट्टानों का नाम। तो इसमें मौलिक चट्टान की सहायता से मृदा का निर्माण किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है 1 सेंटीमीटर मोटी परत वाली मृदा प्राप्त होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर
मोटी मृदा प्राप्त होती है तो यह सैकड़ों हजारों वर्ष में, यानी कि 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा को प्राप्त होने में सैकड़ों हजारों वर्ष की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु मानवीय क्रियाएं जल से प्रतिक्रिया कर चट्टान टूटना एवं गलना कहलाता है। तो यह जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण के नाम से जाना जाता है। यानी पेड़ पौधे के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा और मानवीय क्रिया जल से, उसके बाद जल से प्रतिक्रिया जब होती है तो चट्टान टूटता है, उसके बाद चट्टान गलता भी है, तो वह क्रियाएं कहलाती है जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न, तापमान, तुषार इत्यादि से प्रतिक्रिया कर चट्टान टूटना एवं गलना कहलाता है। तो यह भौतिक ऋतु क्षरण कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, मृदा का स्तर 1, 2, 3, 4 यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो पहला स्तर में मौलिक चट्टान है, यानी कि मौलिक चट्टान से प्राप्त होता है। उसके बाद ऋतु क्षरित कण भी होता है, फिर बालू और पंख, यानी बालू और पंख, उसके बाद अंततः ह्यूमस प्राप्त हो जाता है जिसमें उपजाऊ किया जाता है, यानी कि अनाज को उपजाया जाता है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि मृदा के कितने प्रकार हैं। मृदा के कितने प्रकार हैं? तो मृदा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं और यह है 3 वर्गों में इस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है, उर्वरता के आधार पर, गठन के आधार पर और रंग के आधार पर। तो उर्वरता के आधार पर इसकी बात करें तो उर्वरता में उर्वर और बंजर भूमि हो जाती है। इसमें उर्वरता में उर्वर भूमि यानी कि जो उपजाऊ भूमि है और बंजर भूमि है, इसी में आता है उर्वरता के आधार पे। और गठन के आधार पर बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी हो जाती है। इसमें बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। और रंग के आधार पर यदि कहें तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, इस प्रकार से होती है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में मृदा पाई जाती है। तो भारत में मृदा मुख्यतः जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर कि जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। यानी जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। खादर को नवीन मृदा कही जाती है, खादर को नवीन मृदा कहेंगे और बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कही जाती है। तो खादर में अत्यधिक उपज होती है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है इसका कि नदी घाटी में पाई जाने वाली मृदा है। तो नदी घाटी में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 20 नंबर प्रश्न है कि नदी घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें प्रायः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, खादर मृदा। 21 नंबर चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन का उत्पादन होता है। तो जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन इत्यादि का भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न 22 नंबर है, एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है। यानी एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है काली मृदा में। काली मृदा में एल्युमिनियम और लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काली मृदा की महत्वपूर्ण फसल है। यानी काली मृदा में कौन सी फसल उपजाई जाती है। तो यह कपास की फसल उपजाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देख लें 24 नंबर में, कपास का उत्पादन क्षेत्र है जो कि काली मृदा में उपज होती है। तो यह महाराष्ट्र है, गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यह सब जितने भी प्रश्न है एक यूनिक प्रकार का प्रश्न है जो कि SCERT की जो बुक है क्लास 8 की, उससे लिया गया है। इस प्रश्न से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण
प्रश्नों का एक संग्रह किया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, निक्षालन प्रतिक्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि निक्षालन प्रतिक्रिया से, इस प्रक्रिया से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है, तो वह है निक्षालन प्रक्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर कि जल की मात्रा प्रतिशत में इस प्रकार से दर्शाई गई है, जिसे हम लोग इसे भी याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर में 49.9% जल की मात्रा है, सबसे अधिक इसी महासागर में है। उसके बाद अटलांटिक महासागर में 25.7% है, हिंद महासागर में 20.5% है। उसके बाद जल का वितरण प्रतिशत में यहाँ पे बताया गया है कि जल का वितरण प्रतिशत में किन किन स्थानों पे अधिक है। तो महासागर में सबसे अधिक 97.9% अत्यधिक है, फिर बर्फ़ में 0.2% है, और भूमिगत क्षेत्र में 0.68% है। स्थलीय समुद्र एवं झील में 0.009% है। वायुमंडल में 0.0019% है। नदियाँ में 0.0001% है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुल 27 प्रश्नों का अध्ययन किए, जो भूमि, मृदा एवं जल संसाधन से संबंधित था। अब हम लोग आगे का चैप्टर में संसाधन से ही संबंधित है, जिसमें वन एवं वन्य प्राणी जीव चैप्टर है। उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा परीक्षा के लिए, जो उपयोगी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही प्रश्नोत्तरी को लेकर के आए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।